सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आउटलाइन क्या होती है। आउटलाइन एक लॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर एक आसान सी डेफिनेशन देखें तो एक लॉजिकल ऑर्डर है जी इंफॉर्मेशन का। और आउटलाइन दूसरा जो एक आसान सी डेफिनेशन देखी जा सकती है वो ये है कि ये एक हायरार्किकल रिलेशनशिप है। तो अगर हम सिर्फ डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारी है वो ये है कि ये एक लॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है। सेकेंडली ये एक हायरार्किकल रिलेशनशिप है। रोल क्या है आउटलाइन का इन और पीस ऑफ राइटिंग? जब हम इंग्लिश ऐसे कर रहे होते हैं तो आउटलाइन उसमें क्या रोल प्ले करती है? सबसे पहले आउटलाइन एड्स इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। जो हम लिख रहे होते हैं उसके प्रोसेस को ये एड प्रोवाइड कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है। सेकेंडली जो इसका रोल हुआ करता है वो हेल्प करना है एस्पायरेंट को कि वो अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सके। थर्ड जो इसका रोल है ये आपके मटेरियल को प्रेजेंट करती है इन द लॉजिकल फॉर्म, क्योंकि ये है ही लॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये आपके जो राइटिंग मटेरियल है इसको लॉजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करती है। फोर्थ इसका रोल देखें, इट एक्चुअली कंस्ट्रक्ट an ordered overview of aspirants writing। ये जो एस्पायरेंट की राइटिंग हुआ करती है उसके ऑर्डर्ड ओवरव्यू को लिख देती है, प्रेजेंट कर देती है, कंस्ट्रक्ट कर देती है। इन सारी बातों को समझेंगे आप। आई नो आप लोगों के सारे सवालात हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि इट एड्स इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, it helps aspirant to organize his her idea, it presents material in the logical form, it actually constructs an ordered overview of the aspirant's writing। जो आप लिख रहे होते हैं वो आप जब ओवरव्यू देना चाहते हैं तो वो ओवरव्यू कंस्ट्रक्ट करके देती है आउटलाइन। जब हम ये देखते हैं कि व्हाई कंस्ट्रक्ट एन आउटलाइन, तो एक्चुअली ये डिफाइन करती है
बाउंड करती है दी बाउंड्रीज, स्कोप, subject matter, stakeholders, individuals, phenomena, processes, जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं बाउंड्रीज को, जब आप स्कोप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब आप कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्कस कर रहे होते हैं, जब आप इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, सच एज इंडिविजुअल्स, जब आप फिनोमिनास के रिलेशनशिप को डेवलप कर रहे होते हैं, जब आप डिफरेंट प्रोसेसेस के ऑर्डर को लिख रहे होते हैं, तो आउटलाइन ही वो सारे काम आपके लिए कर रही होती है जो ऊपर वाले 4 रोल्स हमने पढ़े हैं। अब आउटलाइन के बेसिक फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर है पैरेललिज्म। सबको पढ़ते हैं। सेकंड इज कोऑर्डिनेशन अमंग द डेटा, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। थर्ड जो इसका फीचर हुआ करता है वो है सबऑर्डिनेशन। एंड फोर्थ फीचर जो हुआ करता है डिवीजन, कि हम अपने ऐसे को डिवाइड कैसे कर रहे हैं और कौन सी डायमेंशंस एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं डिस्कस करने के लिए और कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें से एक पैरेललिज्म को समझते हैं कि ये क्या है। पैरेललिज्म को इंग्लिश में कहा जाता है पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर स्क्रीन शो करनी है। पैरेललिज्म को कहा जाता है पैरेलल स्ट्रक्चर। जूम नहीं आज? अच्छा, पैरेललिज्म को कहा जाता है पैरेलल स्ट्रक्चर जब आप सेम ग्रामेटिकल फॉर्म को रिपीट करने जा रहे होते हैं। तो ये वैसे भी वो है, जब आप सेम अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे एक 30 to 35 मिनट्स लगेंगे, ठीक हो गया। जब हम पैरेललिज्म की बात करते हैं तो पैरेललिज्म का मतलब है रिपीटिशन ऑफ द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म in 2 or more than 2 different parts of structure। एग्जाम्पल लिख लें। I'll do my homework and watch TV। जो आपका एक्शन है वो एक सेंटेंस में नजर आना चाहिए, सेम ग्रामेटिकल पोर्शन। एक और एग्जांपल लिखें।
Shahrukh wanted to catch a snake, comma, put it in a cage and take it to the school. अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं, 3 वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, कैच, पुट एंड टेक, सेम फॉर्म के अंदर, तो ये पैरेललिज्म है. शाहरुख वांटेड टू कैच अ स्नेक, पुट इट इन अ केज and take it to school. Verbs in a same form. अब जब आप सेकेंडरी हेडर्स लिख रहे होते हैं, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, जब हम सेकेंडरी हेडर्स लिख रहे होते हैं तो वर्ब्स सेम फॉर्म के अंदर आने चाहिए. आप वर्ब्स की फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, ये फीचर है आउटलाइन का. एक और लिखते हैं, Rabia was a woman माइक ऑफ रखेंगे. Rabia was a woman who loved grammar, enjoyed sentences, and adored paragraphs. ये पैरेललिज्म है. He came, he saw, he conquered, ये पैरेललिज्म है. अगर एक और सेंटेंस को देखें ताकि ये बात हमें यहां समझ आए. I have nothing to offer but bleeding, toil, tears and sweating. ठीक है, ये गलत है. पैरेललिज्म में है या नहीं है ये सेंटेंस? I have nothing to offer but bleeding, toil and tears and sweating. ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था, बट उसने एक्चुअल में ये नहीं कहा था. He said, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. तो उसने ये नहीं किए थे कि 2 वर्ब यूज किए थे और 2 जिरन यूज किए थे, आईएनजी फॉर्म. ये है पैरेललिज्म. ये आउटलाइन का बेसिक फीचर है. अगर आपके प्राइमरी हेडर्स में ये फीचर मौजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि कुछ मसला है. दूसरा फीचर है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन प्राइमरी हेडर्स के दरमियान होनी चाहिए. एक लॉजिकल ऑर्डर हो तो उसके लिए कोऑर्डिनेट करना जरूरी है. थर्ड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है डिवीजन. पहले डिवीजन देखते हैं. डिवीजन का मतलब है कि आपको पता हो कि भाई कौन सी पोर्शन आपके इंग्लिश एसे में कितने एरिया को कवर करेंगे, कौन से आर्गुमेंट की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए. टॉपिक है जी आज का जो हम करने जा रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट इज ह्यूमन एम्पावरमेंट. तो वुमेन और ह्यूमन एम्पावरमेंट के दरमियान डिवीजन कैसे करनी है, हमने पूरे ऐसे की ये आउटलाइन में हमने मेंशन करना. फोर्थ जो पार्ट है वो है सबऑर्डिनेशन.
जो आपकी प्राइमरी हेडर है, उस प्राइमरी हेडर में सबऑर्डिनेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्राइमरी टू प्राइमरी हेडर्स के दरमियान जब आप कोऑर्डिनेट करते हैं, या पानी पिलाएं, तो आपकी सबऑर्डिनेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये तो है डेफिनेशन हिसाब, क्या आउटलाइन है, क्या उसके फीचर्स क्या है। अब हम आते हैं CSS के एसे की तरफ या PMS के एसे की तरफ, और ये देखते हैं कि आपके पास कितने मेथड्स हैं। आउटलाइन को कंस्ट्रक्ट करने के। लेट्स टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इज ह्यूमन एम्पावरमेंट। दिस आपकी राइटिंग है। पहले मैं आप लोगों के साथ आइडियाज डिस्कस करूंगा, मैं आप लोगों के साथ आपका काम करूंगा, आप मुझे इस लेक्चर के एंड में थीसिस का होमवर्क देंगे। अभी तक मुझे थीसिस का एक होमवर्क से चेक हुआ है, और वो मुझे दिया है अली गुज्जर ने, जो पिछले 4 टॉपिक्स की थीसिस थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट मेथड ऑफ दिस एसे। इंट्रोडक्शन, हमारा फर्स्ट हेड .1 नहीं आएगा। यहां पर हम इंट्रोडक्शन के हेड के नीचे ओवरव्यू दें, थीम स्टेटमेंट दें, थीसिस स्टेटमेंट दें, जो हमारा दिल करे। हेड 2 आएगा एसेंशियल्स ऑफ या एसेंशियल फीचर्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। दिस इज प्राइमरी हेडर। आई होप कि आज आपको ये प्राइमरी सेकेंडरी हेडर के सवाल नहीं तंग करेंगे। हेडर 3 ये है डिवीजन, क्योंकि उसने हमसे पूछा नहीं है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, तो हम एसेंशियल्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट 2.1 2.2 नहीं देंगे, उसको एक पैराग्राफ में डिस्कस कर देंगे। बट ये माइनर डिटर्मिनेंट है जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप करंट स्टेटस ऑफ अंडर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ये डिस्कस करेंगे। ये डिवीजन का रोल है, लेकिन आप इसका 3.1 3.2 नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, अब आपने स्टांस लेना है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वुमेन एम्पावरमेंट इज एक्चुअली ह्यूमन एम्पावरमेंट, तो आप लिखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, फोर्थ हेड, a definite path to human empowerment। राइटिंग के एसेंशियल चेक कर लें जी। अगर आपने कॉलन मेंशन किया है, कॉलन पंक्चुएशन का रूल है, तो उसके बाद भी प्राइमरी हेडर की कैपिटलाइजेशन रहेगी। यानी कि ये प्राइमरी हेडर है, इसके फर्स्ट वर्ड, हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। लेकिन अगर यही बात मैं कॉलन की बजाय वुमेन एम्पावरमेंट डैश
a definite path to human empowerment लिखूंगा तो फिर कैपिटलाइजेशन नहीं होगी, सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट में W और E कैपिटल होगा। क्लियर है? अब आएगा 4.1। पहले 3 हेडर्स में जो इंट्रो के बाद हैं, वी हैव शोन द कोऑर्डिनेशन। पहले हमने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट के क्या एसेंशियल्स हैं, फिर हमने अंडर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के स्टेटस को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने मेजर जो मेन बॉडी है वहां पर पहुंचे। ये क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट, अ डेफिनेट पाथ टू ह्यूमन एम्पावरमेंट। अभी हम आगे चलते हैं, 5th लेते हैं, रिकमेंडेशंस टू फर्दर वुमेन एम्पावरमेंट। क्लियर हो गया? और 6th है कंक्लूजन। दिस इज द फर्स्ट मेथड। क्लियर? सेकंड मेथड देखते हैं जी, सेम आउटलाइन का। अभी आप लोगों के सवाल रहने दें, जरा मुझे बताऊंगा आपके सर इंपैक्ट्स कहाँ हैं, कॉज कहाँ हैं। ये हर जगह कॉजेज इंपैक्ट्स नहीं आने चाहिए। डिस्कोर्सेस कैसे यूज होंगे वो हम देखते हैं। सेकंड मेथड को देखते हैं जी, आउटलाइन इसी टॉपिक को कंस्ट्रक्ट करने की। दैट इज इक्वली गुड। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, 1.1, 1.2, 1.3। सेकंड इज मेन बॉडी। आप लिखेंगे ये वर्ड मेन बॉडी। 2.1 essential features of women empowerment। लेकिन 2.1 में सेकेंडरी हेडर आएगा। 2.2 आएगा the current status of under empowerment women। 2.3 आएगा women empowerment a definite path to human empowerment। Now what is the difference? यहां पर आएगा 2.3.1। टू पॉइंट 3.4, 2.3.5, 2.3.6 और आप जितने भी पॉइंट्स ले जाएं, मैक्सिमम 12 लेके जा सकते हैं, और एक अच्छा जो पॉइंट होगा वो होगा 10 तक। 2.1 से लेकर 2.3.1 से लेकर 2.3.9 से लेकर 2.3.10, बिकॉज दिस इज योर मेन एसेट। फिर जाएगा 2.4। आप क्या लिखेंगे? रिकमेंडेशंस टू फर्दर वुमेन एम्पावरमेंट। 2.4
4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4. Maximum 4 recommendations. Maximum because उसने हमसे recommendations मांगी नहीं है. And आप header 3 बनाएंगे conclusion का. This is equally good. कोई डिफरेंस नहीं है, मेथड चेंज है. आपने ऐसे के तीनों एसेंशियल्स पूरे किए, दैट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॉडी पैराग्राफ, थर्ड इज कंक्लूजन. क्लियर हो गया? अब इन दोनों मेथड्स के दरमियान डिफरेंट ऑपरेटर्स को देखते हैं जो हम यूज कर सकते हैं. वो क्या है कि आप 4.1 पहले वाले ऐसे में जो आपने लिखा है 4.1 यहां माइक्रो लेवल लगाएं, 4.1, 4.4.2, 4.4.3 माइक्रो लेवल तक डिस्कस कर रहे हों. फोर 4.2 ले जाएं मैक्रो लेवल, और आप इसके 4.2 से लेकर इसकी 4th सब कैटेगरी तक जा सकते हैं. इक्वली गुड. इसको और भी बेहतर किया जा सकता है. आप माइक्रो लेवल की बजाय इंडिविजुअल लेवल डिस्कस करें. एट इंडिविजुअल लेवल कि वुमेन एम्पावरमेंट इंडिविजुअल लेवल पे कैसे और मैक्रो लेवल को 2 में डिवाइड करते हैं. दूसरा सोसाइटल लेवल पे बताएं. फोर 4.3 नेशंस लेवल तक बताएं. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 तक. और 4.4 जो है एट ग्लोबल लेवल बताएं. 4.4.1, 4.4.2, मैक्सिमम 2 या 3 बातें. हर ऐसे में नहीं, यही तो बात हो रही है ना. हर ऐसे में नहीं. ये आप जरूरी नहीं है कि ओके 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 ये शुएब नजर 4.1 को उन्होंने मेरी एरर को ठीक किया. 4.1.1 होगा. थैंक यू थैंक यू. जो 4.1 है इधर आके देख लें. पहला जो है आप वुमेन एम्पावरमेंट, अ डेफिनेट पाथ टू ह्यूमन एम्पावरमेंट, माइक्रो लेवल या इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो लेवल या सोसाइटल लेवल, नेशंस लेवल और एट
ग्लोबल लेवल। ये दो तरीकों से लिखेंगे। अब हमारी राबिया ने कहा है कि सर हम इसको पेस्ट में ना डिकंस्ट्रक्ट कर दें। पेस्ट में डिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, वो अब आपकी ये एरियाज हैं 4.1.1 जहां पर आप डिफरेंट स्फीयर्स, अब यहां कौन सा स्फीयर होगा, साइकोलॉजिकल स्फीयर। एम्पावरमेंट का स्फीयर, डिसीजन मेकिंग का स्फीयर, ये स्फीयर यूज होंगे। सोसाइटल लेवल पे जाएंगे तो इकोनॉमिक का स्फीयर, वैल्यूज यानी कि सोशल स्फीयर, नेशनल लेवल पे जाएंगे तो स्फीयर 7 पॉलिटिक्स होगा, स्फीयर 8 इकोनॉमिक्स होगा, स्फीयर 9 डेवलपमेंट का होगा या इंटीग्रेशन का होगा। ग्लोबल लेवल पे जाएंगे तो स्फीयर 10 ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट, इसमें से कुछ स्फीयर होगा और अगेन स्फीयर लेवल होगा। नाउ राबिया, ये बात क्लियर हुई आपको कि ये जो स्फीयर्स हैं, फिर वो हमारी वो बातें हैं कि आप इनको कंप्रीहेंसिवली किस तरीके से लेके जा रहे हैं। अब स्फीयर 1, ओके देन दिस इज अ कंप्लीट ऐसे। देखते हैं जी, इस बात को करते हैं। राबिया ने कहा हाउ कैन वुमेन कंट्रीब्यूट इनटू द नेशनल इंटीग्रेशन। एक इंडिविजुअल जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन हो, ठीक है, अगर वो हार्मनी में होगा विद द अदर इंडिविजुअल, द अदर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, तो वो इंटीग्रेशन ही होगी। ठीक हो गया, वो भी इंटीग्रेशन ही होगी। वुमेन सोसाइटल लेवल पे बॉन्डिंग कंप्लीट करती है, कम्युनिटी लेवल पे बॉन्डिंग कंप्लीट करती है, नेशनल लेवल पे लीड कर सकती है इंटीग्रेशन के लिए। देयर आर सर्टेन पेपर्स एंड बुक्स ऑन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। नाउ अब ये जो स्फीयर हैं, इन स्फीयर्स में कहीं हम डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स यूज करेंगे, कहीं एक्सपोजिटरी, कहीं नरेशन, कहीं आर्गुमेंटेटिव, और इसको रिपीट करते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स को यूज करके ये सारी बात करें। हम एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स भी लगाएंगे, नरेशन का डिस्कोर्स भी लगाएंगे और आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स भी लगाएंगे। अब ये सारी बातें कहां से आएंगी? ये जो स्फीयर्स हैं, अभी मैं सिर्फ स्फीयर्स लिख रहा हूं, मैं बातें लिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है ये हमारे पास आएंगी आइडिया जनरेशन से। वर्क ऑन दिस। अब आते हैं इसी एक आउटलाइन के अंदर दूसरे मेथड पे। मेन बॉडी है ना, मैं इसको लेके चल रहा हूं इसी आउटलाइन का, मेन बॉडी का जो दूसरा मेथड है उस पे। ये एक तरीका है, लेकिन ये फाइनल तरीका नहीं है कि मैं आपको कहूं कि जी ये मेरी छाप है तो आप इस तरीके से इसको लेके
जाएंगे। 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 आप फर्दर कैटेगराइज नहीं करते उसको, आप यहां पर ये नहीं कहते कि सोसाइटल लेवल, इंडिविजुअल लेवल, नेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल, लेकिन स्ट्रक्चर वही यूज करके जा रहे होते हैं, सेंस वही यूज करके जा रहे होते हैं, और यहां पर बेस्ट SWOT एनालिसिस में स्ट्रेंथ ऑफ दिस अप्रोच फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट ये कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, SWOT कर रहे होते हैं, और SWOT में स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को देख रहे होते हैं। ये नहीं होगा कि वीकनेसेस आप लिखना शुरू कर देंगे, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को लिखा करते हैं। अब एक और तरीका भी है कि फॉर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट या फॉर द इकोनॉमिक्स, फॉर द डेवलपमेंट इटसेल्फ, आप इंडिविजुअल लेवल्स नहीं बताते, सोसाइटल लेवल नहीं बताते, पेस्ट में से हायरार्की को ऑर्गेनाइज करके लॉजिकल ऑर्डर के साथ उसको लेके चलते हैं। इसी सेम फर्स्ट मेथड के अंदर 2-3 मेथड्स और हैं जो हमने अभी देखने की कोशिश की, लेकिन जब आप मेन दूसरे मेथड की तरफ आए जिसमें हमने कहा कि यू कैन गो फॉर द मेन बॉडी, आप इसमें जा सकते हैं। इसका सबसे आसान फायदा, सर जाम जुल्करनैन went for this method in PMS essay this year 2020 and he scored 73। इसी मेथड पे जाके इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन पे जाके he scored 73। एक दो चार मेरे और बच्चे हैं जिनका ये मेथड बेहतर था, इसमें वो अच्छे तरीके से कर रहे थे, तो उसने 67 लिए। अब ये क्या है, ये आपको दो हेल्प करता है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन ना कर पा रहे, जब आप लॉजिकल ऑर्डर ना क्रिएट कर पा रहे प्राइमरी हेडर्स का, जब कोऑर्डिनेशन ना हो पा रही हो या सबऑर्डिनेशन के मसले आ रहे हैं, क्योंकि वो फीचर ऑफ द ऐसे है, आउटलाइन है, तो आप इनको फॉर वंस एंड ऑल साइड पे करते हैं, इंट्रो मेन बॉडी लिखते हैं और वो मेन बॉडी के अंदर सबऑर्डिनेशन शुरू कर देते हैं। आपकी इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन में कोऑर्डिनेशन रहती है, आप सबऑर्डिनेशन के अंदर आके जो फर्स्ट मेथड के लेवल्स थे उसमें बात करना शुरू कर देते, एट माइक्रो लेवल, एट सोसाइटल लेवल, एट national level or at individual level. So these are the different methods of this kind of essay. अब अगर आप इस मेथड में जाएंगे, you are supposed to write 1.1, 1.2 and 1.3 even for this essay. अगर आप फर्स्ट मेथड में जाएंगे, you are supposed to write thesis and theme statement. Now let's talk about the ideas of this essay so that हम इस essay को complete कर सकें कि वुमेन empowerment ही क्यों actually human empowerment है। ठीक है जी, मैं आपको अपने डिफरेंट जो पास्ट के essays हैं उसमें से आइडियाज जनरेट करता हूं, लिखते जाएं सामने सामने। पहला आइडिया, वुमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन को बेहतर करेगा, क्लियर हो गया।
वुमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करेगा, लिटरेसी इंप्रूव होगी। यहां तक सारों को बात क्लियर हो गई, ये बात समझ आ गई? गूंगो, बहरो, अंधो, या पता नहीं, मैं आप नशा पिला देता हूँ, घोटा पिला देता हूँ, बोलते नहीं हो। यस नो तो कर लो, ये एक ही को यस है। ओके ओके। अब मसला ये है, ये बात तो आप सबको पता है कि एजुकेशन जो है वो, सॉरी, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो एजुकेशन को इम्प्रूव करेगी। क्लियर हो गया? फिर क्या फायदा, फिर क्या होगा? और अब आपने लिखना कैसे है, आउटलाइन में लिखना कैसे है? लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था थीसिस स्टेटमेंट। वो जो थीसिस स्टेटमेंट के हमने सवाल लिखे थे ना कि यार ये चेक कर लो, अगर ये सवालों के जवाब पूरे हैं तो वो ठीक थीसिस स्टेटमेंट। तो यहां पर हमें अब वही थीसिस स्टेटमेंट की अप्रोच 10 पॉइंट्स में लगानी। जिधर जितनी जल्दी हम लगा गए, हम उतना जल्दी अपने ऐसे को कंप्लीट कर गए और हम फेल नहीं होते। वही सवाल पूरे करते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आपको वो लेक्चर याद होगा, लास्ट लेक्चर में थीसिस स्टेटमेंट वाला। हम कहते हैं पहली बात, इट इंप्रूव्स एजुकेशन। क्लियर हो गया? वुमेन एम्पावरमेंट इज द सब्जेक्ट, इट उसका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता सकता है कोई? वुमेन एम्पावरमेंट सब्जेक्ट, ओके गुड, दैट्स गुड, प्रोनाउन। अब हमने ये बात लिखी है, सारे बच्चे कहें ठीक है, ये गलत है। जी सर ठीक है, लेकिन प्रॉपर डिफाइंड नहीं। पहला सवाल करते हैं, इज इट डायरेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन? अब वो 4 सवाल जो है ना, अपनी इस बात पे लगाते जाएं। यस, इट इज डायरेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन, कम से कम फॉर एजुकेशन। ठीक है, इट इज स्पेसिफिकली आंसरिंग द क्वेश्चन, पार्शियली यस, या लेट्स से उसकी बात कर लेते हैं। हाउ एंड व्हाई मेंशन है, और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो व्हाट? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कर लेते हैं, वो भी तो एजुकेशन, वो भी तो ह्यूमन एम्पावरमेंट करा देगी। सो व्हाट? तो जब आप ये बात लिख रहे होते हैं, इट इज अ इंडिपेंडेंट थीसिस, जो जिसका ऐसे है वुमेन एम्पावरमेंट अ डेफिनेट पार्ट टू ह्यूमन एम्पावरमेंट। ये एक इंडिपेंडेंट थीसिस है। आप लिखेंगे इट इंप्रूव्स एजुकेशन लीडिंग टूवर्ड्स betterment for all। अब जवाब पूरे हैं, सारे बच्चे जो नो नो कह रहे थे, अब कोई बात पूरी है? कोई कुछ सो व्हाट है? ओके ओके ओके, शुक्र है। अगला लिखते हैं, एम्पावरिंग वुमेन shall help achieving gender equality। अब मोनोक्रोमैटिक भी नहीं होना,
मोनोक्रोमैटिक का मतलब है पहले हमने इट लिख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इट हेल्प्स इन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी लिखना शुरू कर दें। अब ये बात ठीक लग रही है? अगर हम वुमेन एम्पावर करेंगे तो जेंडर इक्वालिटी अचीव हो जाएगी। यस To कि नो? some extent. यस। सो व्हाट? जेंडर इक्वालिटी इकोनॉमिक पॉलिसीज डेवलपमेंट पॉलिसी से कर लेते हैं, इसका की फायदा? इसको करके करनी है क्या हमने? ये बात इनकम्प्लीट है। बात ठीक है, बात इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब क्या होगा? दैट बेनिफिट्स आप लिखेंगे, इसका फायदा क्या है? भाई इधर फायदा ये होगा कि दैट बेनिफिट्स होल। और एक चीज देख लो जी कि मैंने यूज किया है हेल्पिंग वर्ब। तो फिर स्टेटमेंट ब्रेक होगी। नाउ इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। शेल लगा लिया है मैंने, ये हेल्पिंग वर्ब है, शेल यूज हो गया है, तो फिर क्या होगा? आप जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपने सेंटेंस के अंदर तो सेंटेंस ब्रेक, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज्ड टू पुट अ फुल स्टॉप। अब बेटरमेंट फॉर ऑल, बेनिफिट्स होल, ये किसकी सबऑर्डिनेशन है? ह्यूमन एम्पावरमेंट जी। गुड, शुक्र। ये किसकी सबऑर्डिनेशन है? ह्यूमन एम्पावरमेंट की। तो कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन, ये बातें किसकी सबऑर्डिनेशन है? ये बताएं जी। ये वुमेन एम्पावरमेंट की सबऑर्डिनेशन है। अगर आपका जो सेंटेंस था प्राइमरी वो कह रहा था वुमेन एम्पावरमेंट अ डेफिनेट पाथ टू ह्यूमन एम्पावरमेंट, तो इंप्रूव्स एजुकेशन, इंप्रूव्स एजुकेशन, ये क्या है? सबऑर्डिनेशन है वुमेन एम्पावरमेंट की। और लीडिंग टूवर्ड्स, ये लीडिंग क्या है? ये पैरेललिज्म है। तो बच्चों क्या सीखा आपने कि आउटलाइन के फीचर्स बोलते हुए नजर आने चाहिए। अब मैं यहां लिख रहा हूं, ये एसओ है, लीडिंग में क्या है? पैरेललिज्म है, ये क्या है? फिर एसओ है बेटरमेंट फॉर ऑल, और ये क्या है? एसओ है, सबऑर्डिनेशन है, और टू वर्ड्स एक्शन है, रोल है, ठीक है। ये रोल है, एक्शन है। अगला लिखेंगे आइडिया।
participation of women will accelerate the economic progress. Participation of women will accelerate, ensures, participation of women ensures accelerating of the so what to play वो हम एसेंशियल्स पूरे कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड है एक्सेलरेशन या एक्सेलरेट खुद, बट एसेंशियल्स ऑफ दी जो आउटलाइन है उसको हम पूरा कर रहे हैं। थर्ड आइडिया कि जब वुमेन पार्टिसिपेट करती है तो इकोनॉमी एक्सेलरेट होती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है। और जब वुमेन पार्टिसिपेट करती है तो फिर क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर द ह्यूमैनिटी। ठीक हो गया। अब इकोनॉमिक्स, पहला हमने सोशल लिखा, फिर हमने इकोनॉमिक्स का लिखा, अब हम पॉलिटिकली एम्पावर्ड वुमेन का लिखते हैं। चलो वो हम कर लेते हैं, पहले हम ऐसे लिखने का तरीका तो बेहतर कर रहे हैं। पहले पॉलिटिकली एम्पावर्ड वुमेन, ये ग्रामर की छोटी छोटी चीजें सारे मिलके करते हैं। पॉलिटिकली एम्पावर्ड वुमेन कंट्रीब्यूट करेगी, ये करती है दुनिया को बेटर प्लेस बनाने के लिए। और अगर ये बात सोसाइटी के लिए होगी तो सोसाइटी को बेटर प्लेस बनाएगी। और अगर नेशन के लिए होगी तो नेशन एक बेटर प्लेस बनेगा। एक और आइडिया लिखेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिकली एम्पावर्ड वुमेन इंक्लूसिव लेजिस्लेशन करती है। पॉलिटिकली जो एम्पावर्ड वुमेन होती है वो इंक्लूसिव लेजिस्लेशन करेगी हर लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, सॉरी आपकी प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो जिस भी इंस्टीट्यूशन की हेड होगी या रियासत की हेड हो। पॉलिटिकली एम्पावर्ड वुमेन इंक्लूसिव लेजिस्लेशन प्रमोट कराती है। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन से क्या होती है, इंटीग्रेशन, चाहे वो ग्लोबल कम्युनिटी की हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो सोसाइटी के लेवल पे हो,
फिर देखते हैं सोशली इंपावर्ड वुमेन इंश्योर करती है सोशल डेवलपमेंट को। सोशली इंपावर्ड वुमेन, सोसाइटी में अगर वुमेन इंपावर्ड होगी तो वो सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी में इंश्योर करेगी। आइडिया लिख लें, सोशली इंपावर्ड वुमेन। नेक्स्ट आइडिया लिखें, वुमेन एम्पावरमेंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को मीट करने के लिए रोल प्ले करती है। हाउ, कैसे? रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह वुमेन साइकोलॉजिकली, सोशली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। हमसे कमरा नहीं सीधा होता। जो लोंडे लपाटे होते हैं हॉस्टलों में रहने वाले, कभी इनकी अम्मा पहुंच जाए चपेटे कराएंगे इनको। ऐसे ही है, मुझे पता है ना, मैं भी ऐसे ही रहा हूं। ठीक है, लड़कियों के रूम में जाएंगे, इनकी गाड़ी देखेंगे, मैं कह रहा हूं कि टेडी बियर्स भी नजर आएंगे और सही जगह पे प्लेस्ड होंगे। मतलब छोटी छोटी चीज इतनी ऑर्गेनाइज होगी, मतलब हमने कहना क्या करना है यार इनका, दिस इज नॉट लाइफ। चिल ही नहीं है कोई, ऑर्गेनाइजेशन में तो मजा है, लेकिन इधर है वुमेन एम्पावर्ड वुमेन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है और ये स्पिल ओवर प्रोड्यूस कर सकती है एनवायरनमेंट के अंदर। एंड उन तमाम इश्यूज में जो ग्लोब फेस कर रहा है, मैं तो एनवायरनमेंट कह रहा हूं, आप बाकी कह सकते हैं। दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की कितनी वायलेशंस हो रही हैं, फंडामेंटल राइट्स, सिविक राइट्स, लिबरल राइट्स की इंतहा की वायलेशन है। वुमेन इंपावर होगी, सेंसिबल मेथडोलॉजी यूज करेगी। अब ये लोंडे ना कह लें कि हम सेंसिबल ही नहीं, क्या करें, आज वुमेन को इंपावर कराना। ठीक है, आज का टॉपिक ही ऐसा है, तो बॉयज परेशान नहीं होंगे, कल बॉयज को इंपावर कराएंगे। जो दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, इन वायलेशंस के लिए अगर वुमेन पावर में होगी तो उनकी प्रोटेक्शन आसान होगी, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक, दे आर मोर ह्यूमेन। लोंडे का लफ्ज हफस किया जाए, हजफ किया जाए, नहीं, आई एम यूजिंग द वर्ड फॉर शाहरुख बॉय। ठीक है, बुजुर्ग नहीं होते वो। अच्छा, तो आइडिया ये, चलें जी वापस आते हैं सीरियसनेस की तरफ। दुनिया में जितनी भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ठीक है, अगर वुमेन इंपावर्ड होगी तो उनको इजीली कोप किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दे आर मोर ह्यूमेन, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इमोशंस डाइट पे जुड़ी होती, दे कैन नॉट सी वायलेंस। बेचारी काकरोच नहीं देख सकती। ठीक है, यस सदाकत, यू आर राइट, ये हम मानते हैं। तो राइट्स इंश्योर होते हैं सेंसिबली। अब इसकी नो नो, आई एम नॉट सेइंग सोशली कंस्ट्रक्टेड, अच्छा काकरोच वाली नहीं, नहीं, मोस्टली एक्सेप्टेड ट्रूथ है ना, बात कर रहे हैं। छिपकली नहीं देख सकती, काकरोच नहीं देख सकती, डिफरेंट फोबिया से जुड़ी है, वो एक अलग पॉजिटिवनेस में यूज कर रहे हैं ना, कि वुमेन का ह्यूमेन साइड ज्यादा है। ठीक है, ह्यूमेन, वुमेन ह्यूमेन होती है। आगे मूव करें, एक और आर्गुमेंट देखते हैं।
वुमेन को अगर एम्पावर करेंगे तो ह्यूमैनिटी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी एम्पावर होगी। तो ऐसे लॉज, उसका यूज, जो टेक्नोलॉजी के साथ इल्स जुड़े हैं वो उनको रिड्यूस कर सकती है। अब आपने अगले जो पॉइंट्स हैं इनको पूरा करना है। आइडियाज हमने बताए हैं, डिस्कस किए हैं, ऐसे आइडियाज आपके दिमागों में भी और आने चाहिए। अब आप इनकी बेसिस पे आउटलाइन के एसेंशियल्स के मुताबिक 2.3.5 पूरा करेंगे, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, और ये चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं, फाइल आपको मिलेगी अभी, ठीक है। इस फाइल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए सबऑर्डिनेशन, ठीक है, पैरेललिज्म, और जो आपकी सबऑर्डिनेशन है फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट, फॉर ह्यूमन एम्पावरमेंट, ये भी हो, पैरेललिज्म भी हो। अच्छा, जरूरी नहीं है जबरदस्ती डालना शुरू कर दो, लीडिंग, अचीविंग, इंश्योरिंग, एक्सेलरेटिंग, 3 में कर लो, अगले 3 में कोई और वर्ब यूज कर लो बट सेम हो, अगले 3 में कोई और वर्ब यूज कर लो जो सेम हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप लीडिंग 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 लीडिंग, अजीब ही लग रहा होगा आपको, लग रहा है, यस आई नो, तो आप कोई और वर्ब यूज करोगे, बट उन 3 में कम से कम पैरेललिज्म का ख्याल करोगे। अब रिकमेंडेशंस क्या है? रिकमेंडेशन सिर्फ इस चीज की देनी है कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट को फर्दर कैसे करना है, इस चीज की नहीं देनी कि कैसे अचीव करानी है। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट ये काम करेगी, अब नवी चवल नहीं मार देनी आपने, या नया रास्ता नहीं खोल देना कि भाई कैसे अचीव कराएं। इसका मतलब है ऊपर आप अपनी बात से एग्री नहीं है, अभी आप कह गए हैं वुमेन एम्पावरमेंट से ये फायदे होंगे, अब कह रहे हैं शायद कि नहीं है वुमेन एम्पावर्ड। इस मेथड में आप नहीं कह सकते, ठीक है, इस मेथड के अंदर नहीं कह सकते। अगर आपने मेथड चेंज कर दिया है और आपने ऊपर कह दिया है कि वुमेन एम्पावरमेंट से ये काम हो सकते हैं, और आपने असर्टिव स्टांस यूज नहीं किया, प्रोस्पेक्ट्स बता दिए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के, ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए, तो फिर आप क्या बताएंगे? उन प्रोस्पेक्ट्स की वजह से आप बताएंगे कि भाई ये वुमेन एम्पावरमेंट कैसे अचीव करें। यहां हमने प्रोस्पेक्ट नहीं बताए, यहां हमने नरेशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन यूज करके असर्टिवनेस शो की है। अगर आप हेडर 3 को प्रोस्पेक्ट्स बताते, यू कैन डू दिस, आपकी ये स्टाइल हो सकता है कि आप प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट फॉर दी ह्यूमन एम्पावरमेंट बता दें, फिर आगे बता दें जी इस प्रोस्पेक्ट को अचीव करने के लिए चैलेंजेस क्या है, फिर रिकमेंडेशन दे दें, इक्वली गुड। ये एक और मेथड हो सकता है कि आप बताएं इंट्रो, फिर एसेंशियल्स, फिर आप बताएं कि भी वुमेन एम्पावरमेंट का स्टेटस क्या है, थर्ड बताएं व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और ह्यूमन एम्पावरमेंट, और फोर्थ क्या बताएं आप, ये फोर्थ आप ये बताएं, सॉरी फिफ्थ आप ये बताएं व्हाट आर द चैलेंजेस इन अचीविंग वुमेन एम्पावरमेंट, और फिर आप रिकमेंडेशंस दे दें, क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक और तरीका है। अब रिकमेंडेशंस यहां जो देंगे वो वुमेन एम्पावरमेंट को फर्दर करने के लिए देंगे। उस मेथड में क्या कर रहे थे? प्रोस्पेक्ट्स बताए थे और फिर कुछ चैलेंजेस बता के आपने क्या डिस्कस किया, चैलेंजेस बता के आपने क्या डिस्कस किया? सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस किया कि भाई मैं आप रिकमेंडेशंस देने। अब इधर क्या करें? अब इधर पहला जो एफर्ट होनी चाहिए, रिकमेंडेशन होनी चाहिए, वो कलेक्टिव एफर्ट्स शो कराएं। और भाई
परसों वाला लेक्चर थीसिस स्टेटमेंट का माइंड में रखिए। क्यों? कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए टू एंड जेंडर इक्वालिटी। सो व्हाट? टू अचीव द ह्यूमन एम्पावरमेंट। अब ये क्या होना चाहिए? कलेक्टिव एफर्ट, एक्शन है टू एंड दी ये हमारा असर्टिवनेस है। रिकमेंडेशन की मस्ट बी मेड, ठीक है, टू एंड दी जेंडर इनइक्वालिटी। ये जवाब है फॉर व्हाट का। टू अचीव दी ह्यूमन एम्पावरमेंट, ये जवाब है सो व्हाट का। दिस मेक्स योर आउटलाइन कंप्लीट। ये सेंस पूरी दे देता है एग्जामिनर। इससे फिर आगे इंट्रो पढ़ने के बाद ये जो मिथ कंसीडर करते हैं या रियलिटी देखते हैं, कि वो अपना माइंड बना लेते हैं। अब आप देखें, आप अब तक जो आउटलाइंस बना रहे हैं वो किस हिस्से को लिख रहे हैं। अगर एक्शन लिख रहे हैं तो फिर क्या करें जी? किस लिए एक्शन है? जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो दुनिया के किस हिस्से में है, खत्म करने के लिए। क्योंकि आगे आप लिख गए ऊपर स्टेटस बताया है, कहीं जेंडर इक्वालिटी है। अब आपने देखा भी है कि डेफिनेट पाथ है, तो ह्यूमन एम्पावरमेंट सो व्हाट पूरा भी है। दूसरा आइडिया लिखें जी, रिकमेंडेशंस। ये रिकमेंडेशंस एक्शंस होने चाहिए, पॉलिसी प्लान्स होने चाहिए। दूसरा एक्शन लिखें, वुमेन या प्रोग्राम्स फॉर वुमेन ये क्या है? पॉलिसी प्लान, एक्शन है। मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड, ये आपकी असर्टिवनेस है। किस लिए? टू इंश्योर वुमेन पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन एंड इमेंसिपेशन। अब टू अचीव और टू इंश्योर से पैरेललिज्म भी हो गई। टू अचीव इमेंसिपेशन फिर की होना है, इसके साथ क्या होगा? ये एजुकेशन और इमेंसिपेशन हेल्प करेगी मिसिंग एलिमेंट्स को जो ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के रोल में है। तीसरा काम गवर्नमेंट्स के जिम्मे लगा दें कि वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए वुमेन की पार्टिसिपेशन इंश्योर करे। सोशल पे लगा दें, यस, किसी पे भी लगा दें। मीडिया हाईलाइट करे इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, मीडिया हाईलाइट करवा दें। पॉलिटिकली गवर्नमेंट्स को जिम्मे लगवा दें, खुद जिम्मेदारी ले लें। लोंडे, मेल हजरात, पैट्रियार्क, फ्यूडल्स, ये आपकी ओरिजिनलिटी पे है। बस होना क्या चाहिए? एक्शन हो इंडिविजुअल का, गवर्नमेंट का। फॉर व्हाट होना चाहिए और सो व्हाट, ये पार्ट कंप्लीट एंड देन इट इज योर कंक्लूजन। इतना आसान होता है। अब आपको रास्ता मिल जाए ना तो माड़ा मंजिल पे जाना आसान है। ठीक है जी, यहां पर किसी का कोई सवाल